तो अभी तक हम RAS प्रीलिम्स 2016 के डिस्कशन में 91 सवाल सॉल्व कर चुके हैं और अब 92 सवाल पे आते हैं। मैं पढ़ देता हूँ। इसमें क्या है, ये जो साइंस के सवाल हैं इनकी हिंदी थोड़ी सी कठिन होती है, इन्हें आपको इंग्लिश में भी पढ़ लेना चाहिए ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। अब देखो कितनी कठिन इसमें लैंग्वेज दी हुई है। मैं बोलता हूँ, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं दिए गए कूटों की सहायता से कथन सही कथनों का चयन कीजिए। ABC चार कथन दिए, तीन कथन दिए हैं और आपको चयन करना है। सर्वप्रथम व्यवसायीकरण के किए जाने वाला आनुवांशिक रूप से अभियांत्रिकृत फसल उत्पाद फ्लेवर सेवर टमाटर था। अब देखो अभियांत्रिकृत, ये शब्द आप बहुत कम सुना होगा, लेकिन इसका ही अगर आप इंग्लिश देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। जेनेटिकली इंजीनियरिंग GE फसल होती हैं, जेनेटिकली इंजीनियरिंग जो होती हैं, जिनमें एक तरीके से एक मॉडिफाई किया जाता है बीज को। तो ये शब्द आपने सुना होगा। GE की फसलें, जो आजकल विवाद चलता रहता है कि सरसों की GE फसलें यूज की जानी चाहिए, नीच की जानी चाहिए, चावल की भी GE फसलें आने लग गई हैं। तो सबसे पहला किसका बना था, तो इसमें नाम दिया हुआ है फ्लेवर सेवर का। तो ये सही है, फ्लेवर सेवर का ही टमाटर था, वो पहला ही पहला GE फसल उसकी बनाई गई थी। अगला ऑप्शन है B, फ्लेवर सेवर के पके हुए फल का अधिक अवधि के लिए दृढ़ रहते हैं तथा पौधे पकने के बाद बाजार में स्थानांतरित किए जाते हैं। हाँ, ये सही है, लंबे समय तक दृढ़ रहते हैं और बाजार तक स्थानांतरित किए जा सकते हैं। सी वाला ऑप्शन, फ्लेवर सेवर के पके हुए फलों से फलों में रंग होता है किंतु पौधों पर पके फलों जैसे पूर्ण सुरुचिक सारणी का अभाव होता है। तो ये वाला गलत है। देखो अब इन्हें पढ़ते पढ़ते दिमाग कमजोर हो जाता है। ये पता नहीं कौन सी भाषा बोल रहे हैं, ऐसा एक साथ में इतना लंबा का लिस्ट कौन देता है। देखो यहाँ से और ये 3 लाइन का इतना बड़ा, ये अपना जानबूझकर करते हैं ऐसा कुछ, ऐसा मतलब ताकि आपको लैंग्वेज ही समझ में ना आए। तो इसलिए ये थोड़ा आप ध्यान रखें, कुछ ऐसे सवाल जो टफ होते हैं उन्हें आप छोड़ सकते हो। तो इसका आंसर होगा ये और भी सही है और सी गलत है। अगला सवाल 93वां, हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें जो आंसर है वो 93 में वो एसिटिलीन है। हरे फलों को अपने प्राकृतिक रूप से, जैसे केला है, केले को पकाना है, जल्दी से पकाना है, तो उसे एसिटिलीन का यूज किया जाता है उसमें, तो उसे जल्दी पक जाता है। उसके बाद 94 सवाल, ये तो GHG से रिलेटेड है। ग्रीन हाउस गैस मैं आपको काफ़ी बार बता चुका हूँ ग्रीन हाउस गैस के बारे में। ग्रीन हाउस गैस को आप पौध घर भी बोल सकते हो। जैसे मैंने बताया था कि एक कोई गाड़ी है इस तरीके से, उसमें ये पहिए लगे हुए हैं, अगर बाहर से कोई इसमें प्रकाश की किरण आती है, अंदर तो वो प्रकाश की किरण आ जाती है, अंदर आ गई, जब अंदर से बाहर जाने की बात आती है तो इसकी जो शीशे होते हैं गाड़ी के, वो उन्हें बाहर जाने से मना कर देते हैं, क्योंकि उसकी जो रेडिएशन होती है वो चेंज हो जाती है, इसी के अंदर रह जाती है और जो इसका तापमान जो है वो कार का तापमान बढ़ जाता है। हमारी पृथ्वी के साथ भी ऐसा ही है। हमारी पृथ्वी जो है, ये अपनी पृथ्वी, जैसे मैं यहाँ पे अपनी अर्थ मान लेता हूँ, इस अर्थ के चारों तरफ ग्रीन हाउस गैसों का आवरण बना हुआ है। इस तरीके से चारों तरफ ग्रीन हाउस गैसें हैं। ग्रीन हाउस गैसों के नाम भी बताए बताए थे मैंने आपको, ट्रिक बताई थी, मीना काजल लगाती है। मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प। उसमें से जलवाष्प जो होता है वो प्राकृतिक होता है, उसमें मनुष्य का कोई योगदान नहीं होता। अच्छा, ये चीज़ मैं आपको एक लेक्चर में और बता चुका हूँ कि ग्रीन हाउस गैस सिर्फ और सिर्फ नुकसान नहीं करती, ग्रीन हाउस गैसें फायदे भी करती हैं। अगर ये ग्रीन हाउस गैस नहीं होती है बाहर वाली अपनी पृथ्वी के चारों तरफ, तो पृथ्वी का तापमान होता -5 डिग्री सेल्सियस, और -5 डिग्री सेल्सियस तापमान होते यहाँ पे कोई जीवन संभव नहीं था। इन ग्रीन हाउस गैसों के कारण ही पृथ्वी का तापमान जो है वो 14 डिग्री सेल्सियस है आज के समय पे औसत तापमान। तो उसके कारण यहाँ पे जीवन संभव है। लेकिन अगर इनकी मात्रा बढ़ती जाएगी, ये कार्बन ग्रीन हाउस गैसें ज़्यादा बढ़ती जाएंगी, तो ये तापमान 14 से 15 भी हो जाएगा, 16 भी हो जाएगा, तापमान बढ़ता जाएगा, जिसे हम ग्लोबल वार्मिंग यानी वैश्विक तापन कहते हैं। तो ग्रीन हाउस गैसें उसके लिए उत्तरदायी होती हैं। उनमें से जलवाष्प जो होती है उसमें मनुष्य का कोई हाथ नहीं होता, सबसे ज़्यादा जो हाथ होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड में होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड मनुष्य सबसे ज़्यादा उत्सर्जन कर रहा है आजकल। तो इसमें अब पूछा है, कोई सवाल देख लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, ये नाम दिए हुए हैं, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और मीथेन, इन गैसों का ग्लोबल वार्मिंग के प्रति आपेक्षिक योगदान है। तो सबसे ज़्यादा जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड योगदान देती है। उसके बाद में आता है मीथेन का नंबर, उसके बाद में आता है नाइट्रस ऑक्साइड और उसके बाद में आता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यानी तीसरा वाला ऑप्शन सही है। देखो अब यहाँ पे क्लोरोफ्लोरोकार्बन नाम आया तो उसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन का भी मतलब समझा देता हूँ किस चीज़ में ये होता है। अपनी वायुमंडल की 5 परतें होती हैं, शायद एक लेक्चर में आपको बता दी है और ज्योग्राफी वाले लेक्चर में आपको बताऊंगा अभी आगे। जैसे ये अपनी पृथ्वी है, पृथ्वी के ऊपर पहली होती है समताप मंडल। समताप पृथ्वी के ऊपर जो पहली परत होती है ऊपर इस साइड में, वो होती है अपनी क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल होती है इस तरीके से। उसके बाद में दूसरी परत होती है, उसे समताप मंडल बोलते हैं। उसके बाद तीसरी परत जो होती है उसे ओजोन मंडल बोलते हैं। उसके बाद आयन मंडल और उसके बाद में वायुमंडल। ये जो तीसरी परत जो मैंने बताई है ओजोन मंडल, जिसका मैंने नाम लिया है, इसमें O3 गैस मिलती है।
O3 गैस जो होती है वो अपनी सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। जैसे सूर्य से ऊपर से किरणें आ रही हैं, पराबैंगनी किरणें, ये हमारे लिए घातक होती हैं और इनसे रक्षा करने का काम कौन कर रही है? ओजोन गैस, जिसे बोल सकते हो आप, ओजोन परत में मिल रही है। तो ये उसे हमारे लिए रोकती है और हमारी रक्षा करती है उन अल्ट्रावायलेट किरणों से, अल्ट्रावायलेट रेज से, किरणों से। लेकिन जो ये CFC जो गैस है, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये गैस अपने फ्रिज वगैरह में, रेफ्रिजरेटर वगैरह में पाई जाती है। ये गैस रिलीज होने के बाद में ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस ओजोन परत को नुकसान पहुंचाती है। ओजोन परत का जो O3 है उसे टोर करके और उसमें O2 में कन्वर्ट कर देती है और एक O रेडिकल अलग से कर देती है। ये क्लोरीन जो होता है ये OCl इस तरीके से अलग बना लेता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है CFC को नियंत्रित करने के लिए करने लगे। आजकल तो CFC कहीं यूज नहीं करते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट चलते हैं। तो ये समझ में आ गया ना, CFC जो है वो ओजोन परत से रिलेटेड है। इसका अपना ग्लोबल वार्मिंग में कोई खास योगदान नहीं होता है, यानी वैश्विक तपन में, यानी ग्रीन हाउस गैसों में इतना खास योगदान नहीं होता है। तो इसलिए CFC को लास्ट में रखा है मैंने, तीसरा ऑप्शन इसमें सही बताया था। अगला सवाल चलते हैं 95। ये अपना टेस्ट ट्यूब बेबी वाला, ऐसा कहीं सुना हुआ आपने, क्लोन वाला। तो ऐसा हुआ था कि सबसे पहले एक डॉली पैदा की गई थी। डॉली वो जो भेड़ थी वो स्कॉटलैंड में पैदा की गई थी और 2003 में इसकी मृत्यु हो गई थी। लेकिन इसका जो जन्म वर्ष है वो 1998 नहीं है। आप कमेंट में लिख के बताइए कि इसका जन्म वर्ष कौन सा है। तो ये 1998 डॉली का जन्म वर्ष नहीं है, ये क्लोन है, टेस्ट ट्यूब में पैदा की गई थी ये भेड़, पहली बार जो की गई थी। और उसकी मृत्यु 2003 में हुई थी। डॉली जो स्कॉटलैंड में पैदा हुई थी और फेफड़ों की बीमारी के कारण डॉली का निधन हुआ था। तो इसमें पूछा हुआ है कि एक वयस्क दैक कोशिका से क्लोन की गई स्तनपायी डॉली के बारे में कौन सा तथ्य सही नहीं है। तो इसमें यह है कि डॉली का जन्म जो है वो 1998 में नहीं हुआ है। आप कमेंट में लिख के बताइए। देखो, ये इस मामले में मुझे RPSC बहुत खराब लगता है। ये सवाल को वैसे ही कठिन बना दिया गया है। आप देखो इस भाषा को कितना कठिन कर दिया है, एक बार पढ़ने पर ही आपका दिमाग उलझ जाता है। जबकि इंग्लिश वालों के लिए बहुत आसान है ये सारी चीज़ें। इंग्लिश अगर किसी को आती है तो इसका जो इंग्लिश वर्जन है वो बहुत आसान है। इंग्लिश वर्जन में पढ़ के बता देता हूँ। विच ऑफ द फैक्ट अबाउट डॉली sheep, द फर्स्ट मैमल क्लोन्ड फ्रॉम द एडल्ट सोमेटिक सेल इज नॉट करेक्ट। तो ये आसान है, जबकि हिंदी में जो शब्द यूज किए गए हैं ना, थोड़ी सी क्लिष्ट यूज किए गए हैं, बहुत ज़्यादा कठिन यूज। यही अपना UPSC के साथ में भी प्रॉब्लम होती है। हिंदी मीडियम वालों के लिए वो ट्रांसलेट कर देते हैं। ये साइंस में तो कम से कम, साइंस में और अपना कॉम्प्रिहेंसिव पैसेज वगैरह होते हैं, उनमें पहले क्या है, इंग्लिश में बनाते हैं उसे और फिर बाद में हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं, वो भी गूगल ट्रांसलेटर वगैरह यूज करके। तो गूगल ट्रांसलेटर बहुत गलत यूज करते हैं, गलत यूज किया जाता है, वो नहीं किया जाना चाहिए। 96। भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो ये सभी आपको पता होगा, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान अपना उत्तराखंड में है। ये सबसे पहले स्थापित किया गया था। अगला सवाल 97। पशुओं विशेषतः दुधारू गौ के अनुपूरक भोजन, अनुपूरक का मतलब हुआ सप्लीमेंट्री, सहायक करने के लिए, सहायता देने के लिए सप्लीमेंट्री फूड के रूप में जैव जैव उर्वरक है। तो इनमें से कौन सा यूज किया जाता है? तो इनमें से ये अजोला, आपने नाम सुना होगा, कपिला पशु आहार, उसमें भी अजोला यूज किया जाता है। तो अजोला एक तरीके से अपना दूध बढ़ाने के लिए दुधारू गायों को दिया जाता है, दुधारू भैंसों को दिया जाता है। अगला सवाल, केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान कहाँ पे है? द सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एरिड हॉर्टिकल्चर कहाँ पे? तो ये आप सभी को पता होगा, ये अपने बीकानेर में स्थित है। ये जो है 1993 में वहाँ पे जो शुष्क क्षेत्र है अपने बीकानेर जैसलमेर में, तो उनको नियंत्रित करने के लिए और उनके बारे में पूरी जानकारी करने के लिए ये संस्थान बनाई गई थी। तो ये अपना बीकानेर में स्थित है। अगला सवाल 99 में, निम्न में से किस बीमारी के लिए ट्राईवेलेंट के स्थान पर बाईवेलेंट ओ आर बी देने का निर्णय भारत सरकार ने लिया है? तो इसमें यह है कि अपना यहाँ पे बोनस दिया गया था ये वाले सवाल को। RPSC ने जो इसमें माने हैं वो चारों ऑप्शन जो है वो गलत दिए हुए हैं। इसका आप बताइए ORB किस चीज़ से रिलेटेड है, किस बीमारी से रिलेटेड है? तो आप इसे कमेंट बॉक्स में लिखिए। 10 जो कुछ एक यहाँ पे बायोलॉजी के स्टूडेंट भी होंगे जो इसे देख रहे होंगे, तो वो जरूर बताएं इस चीज़ का आंसर। 100वां सवाल, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य में लोकप्रिय बनाने के लिए सरकार ने राजस्थान में विज्ञान केंद्र और विज्ञान पार्क स्थापित किए। तो ये तो आसान ही है, आपको पता होना चाहिए। जयपुर, नवलगढ़, झालावाड़, इन 3 जगह पे साइंस पार्क बनाए गए हैं। अगला ये 101 जो लेके 101 वाला जो मैथ रीजनिंग का सवाल है, ये हम मैथ रीजनिंग का अलग से बोर्ड पे डिस्कस करेंगे। 101 से लेके और 120 तक ये अपने मैथ रीजनिंग के ही सवाल हैं। अंकों में कोई चेंज नहीं है, अंक सभी के बराबर रहेंगे, 1.33 रहेंगे सबके। अंकों में कोई परिवर्तन नहीं है, बराबर ही रहेंगे। अब आते हैं 121 पे सवाल पे आते हैं। 121वां सवाल इसमें पूछा गया है कि फरवरी 2011 में आयोजित 12वें दक्षिण एशियाई खेलों में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते? तो ये उस समय का रटने रटाने वाला सवाल है। तो उस समय भारत ने, इसमें कोई ट्रिक नहीं है, इसमें कोई समझने का कुछ नहीं है, जितने जीते हैं वो आपको याद होने चाहिए अपनी करंट अफेयर से।
खेलों के बारे में पता होना चाहिए। बाकी इतना नाम वगैरह नंबर वगैरह का क्या को याद करेंगे। तो ये पूछ भी सकते हैं कितने लोगों ने स्वर्ण जीता, ये तो ये भी पूछ सकते हैं कितने लोगों ने रजत जीता, नाम भी पूछ सकते हैं किसी ने कौन से ने। तो इनका ये पागलपंती के सवाल हैं, इस तरीके के नहीं पूछने चाहिए आर इस लेवल में तो कम से कम। अगला सवाल 122 में, यूनाइटेड किंगडम को यूरोपीय संघ से अलग करने के लिए आंदोलन का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था। तो ये बोरिस जॉनसन नाम के एक व्यक्ति थे, उन्होंने किया है। देखो मैं आपको थोड़ा सा उसके बारे में बता देता हूँ ये क्या घटना है। ये अपना जैसे मैं यूरोप बनाता हूँ, ये यूरोप है और नीचे की साइड में अफ्रीका है। यहाँ यूरोप है, यहाँ पे यूराल पर्वतमाला है, और इधर की साइड में अपना यूनाइटेड किंगडम यानी जो अपना ग्रेट ब्रिटेन है, ग्रेट ब्रिटेन जिसे आप इंग्लैंड बोलते हो, वो यहाँ पे। तो इन्होंने 27 देशों ने मिलकर एक यूरोपियन यूनियन बनाया हुआ है, यूरोपियन यूनियन बनाया हुआ है। उनमें ये भी शामिल था, इंग्लैंड भी शामिल था। लेकिन इंग्लैंड के बीच में एक तो इंग्लिश चैनल पड़ता है, उसके कारण थोड़ा सा अलग है। और इंग्लैंड वाले इससे अलग होना चाहते थे यूरोपियन यूनियन से, क्योंकि उसके कारण बहुत सारी बंदिशें हो रही थी। और उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट कारण ये रहा था यूरोपियन यूनियन से अलग होने का कारण कि यहाँ पे सीरिया, इराक और सीरिया में जो गृह युद्ध चल रहा था, तो उसके कारण बहुत सारे लोग विस्थापित हो के, माइग्रेट हो के यूरोप में जा रहे हैं। अब यूरोप वाले में सबसे ज़्यादा तो फ्रांस वगैरह अपने पास में रख रहे हैं, लेकिन उससे आतंकवाद बढ़ रहा है। तो यूनाइटेड ईयू ने, यूरोपियन यूनियन ने यह निर्णय लिया कि सभी देशों में बराबर बराबर पहुंचा दिए जाएंगे जितने भी शरणार्थी आ रहे हैं मानवता के आधार पे। तो यूरोप वाले इस चीज़ से, इंग्लैंड वाले इस चीज़ से सबसे ज़्यादा परेशान है कि ये बाहर से आते हैं, ये शुरुआत में तो शरणार्थी बन के आते हैं, बाद में ये आतंकवादी गतिविधियां करने लगते हैं। तो उस चीज़ से परेशान है, तो इसलिए बहुत सारी और घटनाएं, क्योंकि इनके कारण इकोनॉमिक कंडीशन भी खराब हो गई थी इंग्लैंड की। तो अलग होना चाहते थे, तो उसका नेतृत्व जो किया था बोरिस जॉनसन ने किया था। बाकी अलग होने से कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता मेरे हिसाब से, अलग नहीं होते तो इनका बेटर रहता। जितने संगठित रहते हैं उतना ही डेवलपमेंट होता है, उससे फ़ायदा ही रहता है। अभी क्या है कि जितनी भी यूरोपियन यूनियन में कोई भी, जैसे अपना टाटा इंडिकॉम, जैसे टाटा टाटा कंसल्टेंटी है, जैसे उसे अपने पूरे यूरोपियन यूनियन में अगर कहीं पे किसी भी देश में एक जगह पे वो ऑफिस बना लेते हैं, तो वो 27-28 देशों के वो काम में ले सकते थे उसी ऑफिस को। अब इंग्लैंड के लिए वो अलग से ऑफिस बनानी पड़ेगी, क्योंकि उसके लिए रूल्स अलग बन जाएंगे इंग्लैंड वाले। बाकी 27-28 देशों का पहले एक ही काम हो जाता था। तो 27 देश थे करीब, अभी 28 थे या 27, मुझे कन्फर्म नहीं है, फिर भी आपको अगर कन्फर्म है तो वो लिख के बताएं। अगला सवाल 123वां, 2015-16 की रणजी ट्रॉफी प्रतियोगिता में विजेता मुंबई क्रिकेट टीम के कप्तान कौन थे। तो ये आदित्य तारे थे। ये 82वां था 2015-16 में। तो आदित्य तारे मुंबई के कप्तान थे। भारत में कौन सा राज्य पहला डिजिटल राज्य घोषित होगा। तो ये आप बिना सोचे समझे केरल कर सकते हो, क्योंकि मैंने पिछली बार एक लेक्चर में, एक क्वेश्चन में बता दिया था कि केरल इन सारी चीज़ों में हमेशा ही आगे रहेगा नॉर्मली। और इसमें कोई सोचना भी नहीं है, मतलब साक्षरता में भी सबसे आगे केरल है, लिंगानुपात में भी सबसे आगे, अपना डिजिटल एजुकेशन में भी सबसे आगे, पर कैपिटा इनकम में भी सबसे आगे। तो केरल सबसे आगे रहता है, डेवलपमेंट बहुत आगे केरल में। उसके बाद बात करते हैं 125वां, भारत के कुल भूभाग का कितना प्रतिशत क्षेत्रफल राजस्थान में है। ये बहुत आसान है, 10.4%। अगला 126वां, भारत के थार मरुस्थल का कितना भाग राजस्थान में है। तो ये 60%, सबसे आसान ये। बाकी इसे आप बोनस बता रहे थे कुछ लोग, बोनस हो सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से इसमें बोनस नहीं होना चाहिए। आरपीएससी ने भी इसे बोनस माना था शायद, क्योंकि कुछ बोलते हैं 61%, कुछ बोलते हैं 62%। अब ये 61-62 से क्या मतलब है, जो साइड दिया है तो साइड सही है ना, कोई ऐसा फिक्स थोड़ी होता है कि 61 ही रहेगा, 62 ही रहेगा, ऐसा कोई फिक्स नहीं होता है। तो ये गलत है, 60% मानना चाहिए। पर किसी ने रेट लगा दी होगी किसी किताब के आधार पर कि इस किताब में तो 61 लिखा है। 61 से क्या मतलब है, 80 तो है नहीं, सबको आपको पता ही है। 80 है नहीं, 90 हो नहीं है, 40 है नहीं, 60 के आसपास में, तो 60 ही लगाना चाहिए था। अभी आरपीएससी ने इसे बोनस माना है, क्यों माना ये आरपीएससी जाने। आरपीएससी में मतलब सस्ते नशे करने वालों की भीड़ है वहाँ पे, पता नहीं कैसे कैसे तो नशा करके वो पेपर सेट करते हैं। उसके बाद अगला सवाल आता है, किस देश में हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान अमीर अमानुल्लाह खान पुरस्कार प्रदान किया गया। तो ये जहाँ पे भी अमीर नाम आ जाए उस हिसाब से आप अनुमान लगा लेते हैं कि ये अफगानिस्तान से रिलेटेड है। अमीर जो होते हैं वो अफगानिस्तान के ही, जो पहले पुराने समय पे भी अमीर के नाम से ही उनके प्रधानमंत्री या राजा होते थे। तो अमीर अमानुल्लाह खान जो था वहाँ के पहले राजा रहे थे, तो उनके नाम पे वो अफगानिस्तान में एक पुरस्कार दिया जाता है, सबसे सर्वोच्च सम्मान है अफगानिस्तान का। तो नरेंद्र मोदी जी जब अफगानिस्तान गए तो वहाँ पे उनको अमीर अमानुल्लाह खान नाम से पुरस्कार दिया गया था। वैसे भारत और जैसे अभी मैं बता ही देता हूँ, ये अपना भारत है, भारत के पास में पाकिस्तान है, और पाकिस्तान से ऊपर अफगानिस्तान है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान से भारत की सीमा लगी हुई है। अप्रत्यक्ष रूप से क्या, प्रत्यक्ष रूप से ही मान लेते हैं हम तो, क्योंकि वो अपना पूरा भारत का ही हिस्सा है, पूरा का पूरा भारत का ही हिस्सा है। तो इस तरीके से यहाँ अफगानिस्तान से भारत टच है। तो ये वाला जो अपना भारत और अफगानिस्तान के जो रिलेशन है वो बहुत ही अच्छे हैं। पाकिस्तान क्या चाहता है कि अफगानिस्तान में अनस्टेबिलिटी चाहता है, वहाँ पे आतंकवाद बढ़ाना चाहता है, जबकि भारत चाहता है वहाँ पे शांति रहे। तो अफगानिस्तान भारत के पूर्ण समर्थन में रहता है। अफगानिस्तान वाले हम जो कहते हैं, भारत वाले जो कहते हैं, उस बात को मानते हैं। पाकिस्तान से उनकी बिल्कुल भी नहीं बनती है। तो नरेंद्र मोदी को उन्होंने सर्वोच्च सम्मान दिया था। 128वां,
उस स्थान का नाम बताइए जहाँ पे 31 अक्टूबर 2015 को अपना जो है मुख्यमंत्री के द्वारा अन्नपूर्णा योजना शुरू की गई थी। तो ये अपना भभौरी नाम से स्थान है, वहाँ पे अन्नपूर्णा की शुरुआत की गई थी। 129वां, जन सुनवाई के निराकरण के लिए निम्नांकित में से किस अधिनियम को लागू करने में राजस्थान पहला राज्य था? तो जन सुनवाई सुनवाई का अधिकार अधिनियम ये अपना भारत राजस्थान सरकार ने सबसे पहले लागू किया था, तो ये आप याद रखेंगे। बाकी अगला सवाल चलते हैं। 130, नॉर्वे सरकार के सहयोग से राजस्थान सरकार ने जीवन धारा बैंक की शुरुआत निम्न के लिए किस निम्नलिखित में से किसकी उपलब्धता की थी? तो शिशुओं के लिए माँ का दूध उपलब्ध कराने के लिए एक अपना मिल्क बैंक बनाई गई थी उदयपुर में, जिसकी शुरुआत की गई थी। तो ये अपनी नॉर्वे सरकार के सहयोग से किया गया था। देखो नॉर्वे कहाँ पे है ये आपको पता होना चाहिए। यूरोप में ऊपर की साइड में 3-4 जो देश हैं जिन्हें स्कैंडिनेवियन देश बोलते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट देश हैं वो, क्योंकि उनका जो HDI होता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जिसे मैं आपको इकोनॉमिक्स वाले लेक्चर में बहुत अच्छे तरीके से समझा चुका हूँ, वो टॉप रैंक में रहते हैं। वहाँ के लोगों को क्या है कि एजुकेशन फ्री में मिलती है, जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है किसी भी देश के लिए। दूसरा, हेल्थ फ्री में मिलती है। ये दो ही चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं अगर किसी देश को डेवलप होना है, तो हेल्थ और एजुकेशन, और तीसरा इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे अधोसंरचना बोल, ये तीन चीज़ सुधार लेना देश, तो उसके बाद में उसे कोई विश्वगुरु होने से रोक नहीं सकता। अपने देश की हालत तो एजुकेशन के मामले में तो बहुत ख़राब है, बहुत ही ज़्यादा ख़राब है एजुकेशन के मामले में। चारों तरफ बिजनेस ही बिजनेस है। हेल्थ भी पूरी तरीके से ख़राब है। सरकार बोलने को तो फ्री में सरकारी हेल्थ दे रही है, लेकिन उस सरकारी हॉस्पिटल में तो हालत है ही कितनी ख़राब। रोड भी, इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं बने हुए हैं। तो नरेंद्र मोदी इन्हीं चीज़ों पे जोर लगा रहे हैं, लेकिन वो गलती कुछ ये कर रहे हैं, जैसे एजुकेशन सेक्टर में इसे प्राइवेटाइजेशन पे करने पे ज़्यादा जोर दे रहे हैं, हेल्थ को भी प्राइवेटाइजेशन पे जोर दे रहे हैं। प्राइवेटाइजेशन अच्छी बात है, लेकिन हेल्थ जैसे एजुकेशन को प्राइवेट कर रहे हो, तो उसके साथ साथ में गरीब लोगों के लिए कम से कम 40-50% जो है उसमें सीट रिजर्व रहनी चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति अफोर्ड नहीं कर सकता है महंगी महंगी शिक्षा। तो इस चीज़ में अच्छी बात है, क्योंकि सरकारी में तो क्या होता है कि सरकारी मानसिकता बनी हुई लोगों की कि नौकरी लगते ही उसके बाद में उन्हें काम नहीं करना होता है। जैसे आप मेहनत करते हो खूब, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की, आप पूरी ज़िंदगी में पता है तुम्हें कितनी मेहनत की है, मेहनत करने के बाद जब टीचर लग जाते हो तुम्हारे अंदर आलसपन ऑटोमेटिक आ जाता है कि हाँ बस अब सरकारी नौकरी लग गई, अब नहीं पढ़ाना। तो ये सबसे बड़ा धोखा आप अपने साथ भी कर रहे हो और उन बच्चों के साथ भी कर रहे हो। और ये स्पेशल नहीं है, ये सभी लोग करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 70-80% ऐसा ही काम करते हैं, क्योंकि उनको सही एजुकेशन नहीं मिली है। उन्हें एजुकेशन का मतलब तक नहीं पता होता है। उन्हें जो पढ़ाने वाला है उन्होंने भी नहीं पता है कि एजुकेशन का मतलब क्या होता है, वहाँ जाके क्या करना चाहिए। तो उनकी भी कमी नहीं है, पर क्या करें, अभी अपना तो देश इसी चीज़ के मामले में पीछे चल रहा है। मैं ये बात कर रहा था नॉर्वे वाली बात। नॉर्वे में ये है कि नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन और एक देश और है, उसका नाम है शायद मुझे याद नहीं आ रहा, 4 देश हैं वहाँ पे। तो आप बता दीजिए चौथे देश का नाम। फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और एक देश और है, वहीं पे स्कैंडिनेवियन देश जिसे बोलते हैं। तो उनका HDI, ह्यूमन डेवलप इंडेक्स, जो होता है सबसे ज़्यादा रहता है, क्योंकि वो इन सारी चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। एजुकेशन वो फ्री देते हैं और हाई हाई क्वालिटी की देते हैं, हेल्थ भी वो फ्री देते हैं और हाई क्वालिटी की देते हैं, और इंफ्रास्ट्रक्चर तो वहाँ का डेवलप्ड है ही। ठीक है, उसके बाद में आगे चलते हैं। रियो ओलंपिक 2016 का आधिकारिक मोटो क्या था? ये था, आओ एक नया विश्व बनाएं, टू मेक ए न्यू वर्ल्ड। ये आसान उस समय सभी को पता होगा। 132 में राजस्थान सरकार का लोगो क्या है? पर्यटन का लोगो सबको पता है, जाने क्या दिख जाए। इसमें 2 ऊँट बैठे हुए हैं काले काले से, उनके ऊपर से 2 पक्षी उड़ रहे हैं। तो इसका विरोध भी हुआ था कि ये काला काला क्या लगा दिया है, तो अशुभ है। बाकी अच्छा था उसके जो प्रचार, मैंने आपको 1-2 वीडियो में दिखा चुका हूँ। राजस्थान एडवर्टाइजमेंट के प्रचार बहुत शानदार बनाए थे, लेकिन उतना नहीं हो पा रहा है जितना राजस्थान का पर्यटन है, उतना उसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि 2016 के पैरा ओलंपिक खेलों में, 2016 में जो पैरा ओलंपिक खेल हुए थे, उनमें अपने कितनी प्रतिस्पर्धा, यानी कितने गेम खेले जाएंगे या कितने खेले जाएंगे। तो ये 2016 का एग्जाम था, उस ओलंपिक से पहले का था। तो इसमें 23 गेम खेले जाने थे। 23 गेम खेलने का मतलब कि कबड्डी खेली जाएगी, हॉकी खेली जाएगी, इस तरीके से कुश्ती खेली जाएगी, दौड़ की जाएगी, और मतलब अपना पानी में स्विमिंग दौड़ की जाएगी। तो इस तरीके से 23 गेम खेले जाने थे। देखो गेम खेले जाने वाला एक तो ये है कि कितने गेम खेले जाएंगे और कितनी कंपटीशन किए जाएंगे। गेम में और कंपटीशन में अंतर आएगा, वो आगे सवाल आएगा तब आपको समझा दूंगा मैं उस चीज़ को। गेम तो 23 हैं सारे के सारे मिला के, लेकिन हर गेम में 4-5 प्रतियोगिताएं होंगी ना। कहीं 400 मीटर की होगी, कहीं 100 मीटर की होगी, लेकिन वो दौड़ में शामिल होगा। ठीक है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना निम्न में से निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें 4 कथन दिए हुए हैं, उनमें से हमें विचार करना है। देखो, ए, योजना में निर्धनता रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली परिवारों को, महिलाओं को निःशुल्क LPG गैस कनेक्शन। हाँ, ये बात सही है, उज्ज्वला योजना में इतने ही LBPL को निःशुल्क में दिया जाएगा कनेक्शन। उसके बाद में रुपए लगेंगे, वो बात अलग है। योजना के अंतर्गत 8,000 करोड़ रुपए का प्रावधान है, ये बात भी सही है। उसके बाद में योजना के अंतर्गत प्रत्येक BPL गैस कनेक्शन पर BPL परिवार को 2,800 रुपये कैश भी दिए जाएंगे ना। ऐसा तो नहीं कर सकते, किसी भी कंडीशन में नहीं कर सकते। LPG दे रहे हैं वही काफ़ी है, फ्री में रुपये क्यों देंगे। उसके बाद में अगला सवाल, अगला ऑप्शन, योजना देश भर के 5 करोड़ BPL परिवारों को लाभ पहुंचाएगी, ये भी सही है। तो इसमें सी गलत है, तो A, B, D यानी चौथा वाला ऑप्शन सही है। बाकी इसमें 5 करोड़ का लक्ष्य था,
अपने पेट्रोलियम मंत्रालय के अंतर्गत आती है ये योजना। अपने जो मिनिस्टर हैं उनका नाम आप याद कर सकते हैं, धर्मेंद्र कुमार पेट्रोलियम मिनिस्टर, उनके अंतर्गत आती है योजना। तो 5 करोड़ का लक्ष्य रखा गया था, अभी बाकी बाद में बढ़ा दिया गया है 3 करोड़। 5 करोड़ तो पूरा हो गया और 3 करोड़ के आसपास और बढ़ा दिया गया है। तो ये अच्छी बात है, बहुत अच्छी योजना है। इससे गाँव की जो चूल्हे पर धुआं वगैरह में अपना खाना बनाती थी उनको ये फायदा होने वाला है। उसके बाद में राजस्थान राज्य में पहला द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे मिला था? तो ये करण सिंह जी थे। करण सिंह जी जो थे उनका जन्म राजस्थान के जोधपुर जिले में हुआ था। ये करण सिंह जी थे 1964 के टोक्यो ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व किया था और 1970 में एशियाई खेलों में 400 मीटर की दौड़ में स्वर्ण पदक जीता था। तो ये इनको पहला द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला था। उसके बाद 135 पे 136 पे आते हैं। प्रतिष्ठित टेबल टेनिस चैंपियनशिप एशियन कप 2015 का आयोजन कहाँ हुआ था? ये अपने सवाई मानसिंह इंडोर स्टेडियम में हुआ था। गेम भी दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं इंडोर, एक होते हैं आउटडोर। आउटडोर यानी खुले मैदान में खेले जाएंगे, इंडोर यानी बंद कमरों में खेले जाएंगे। तो अपना टेबल टेनिस वगैरह और ये होते हैं ये बंद कमरों में होता है, और जैसे क्रिकेट वगैरह होता है ये आउटडोर होता है, हॉकी होता है ये आउटडोर होता है, चेस खेलेंगे तो इंडोर में। तो नॉर्मली टेबल टेनिस है वो इंडोर में खेला जाएगा, इंडोर में ही खेला जाएगा, और वो भी कहाँ खेला गया था? जयपुर के इंडोर में। आउटडोर में तो कोई ले नहीं सकते उसे। अगला सवाल 137वां, राजस्थान ओलंपिक एसोसिएशन के निर्वाचित जो चेयरमैन है उनका नाम क्या है? उस समय पूछा गया था, तो उस समय जो थे अपने धनराज चौधरी जी थे। तो इस समय आप बता दीजिए कमेंट बॉक्स में लिख के, राजस्थान ओलंपिक एसोसिएशन के जो चेयरमैन है उनका नाम बताइए आप मुझे कमेंट में लिख के। रियो ओलंपिक 2016 में कितनी स्पर्धाएं, ये याद रखना, कितनी स्पर्धाएं यानी कितने इवेंट। गेम नहीं पूछा है, गेम तो 23 खेले गए थे, 23 गेम थे, हॉकी, कबड्डी, इस तरीके से कुश्ती। लेकिन जैसे कि कुश्ती की प्रतियोगिताएं चल रही हैं, कुश्ती के लिए अब 55 किलो वाले के लिए अलग चलेगी, 60 किलो वालों की अलग चलेगी, 80 किलो वालों की अलग चलेगी। तो उसमें कुश्ती में अकेले में ही 10-20 तो इवेंट हो जाएंगे, स्पर्धाएं हो जाएंगी ना। तो इस तरीके से 23 खेलों में कुल मिलाकर के जो स्पर्धाएं थी वो 306 स्पर्धाएं थी। अब ये कौन याद करता है इतना? मतलब सस्ते नशे आरपीएससी बहुत अच्छे तरीके से यूज करती है। अभी बाकी सस्ते नशे तो सारे पीएससी वाले ही करते हैं। अपना अभी कुछ दिनों पहले एमपीपीएससी का पेपर हुआ था, उनका देखना, उन्होंने तो कम से अपनी आंसर की में कम से कम 20-25 क्वेश्चन ही गलत बता लिख दिए हैं। उनका कुछ पता नहीं का कितना घटिया लेवल है इनका, आरपीएससी और एमपीएससी वालों का। जो पेपर सेट करते समय सोचते नहीं कि हम पेपर में क्या डाल रहे हैं क्या नहीं डाल रहे हैं, कुछ छता पता नहीं रहता, और उसके बाद में आंसर की देते हैं, उसमें भी उन्हें पता नहीं होता हम क्या लिख रहे हैं। एमपीपीएससी की आंसर की में कम से कम 30 सवाल गलत बताए थे उन्होंने, 30 सवाल। तो ये इनका जो है पता नहीं कौन सी चरस गांजा जो भी यूज करते हैं, पर ज़्यादा सस्ता नशा यूज करते हैं। अगला सवाल चलते हैं 139वां। पृथ्वी का पूरा चक्कर लगाने वाले प्रथम सौर ऊर्जा चलित वायुयान का नाम क्या था? तो ये उसी समय की बात चल रही है। उस समय सोलर इम्पल्स 2 नाम से एक वायुयान था, वो जो पूरी पृथ्वी का चक्कर लगा रहा था। तो ये सौर ऊर्जा पे चलित था। इसकी जो ईंधन जो था सिर्फ और सिर्फ इस पे पैनल लगे हुए थे ऊपर की साइड में, जैसे ये वायुयान है, और वायुयान के ऊपर की साइड में जो पंख होते हैं उनकी साइड में इस तरीके से यहाँ पे सौर ऊर्जा का पैनल रखा हुआ है, इधर की साइड में सौर ऊर्जा का पैनल रखा हुआ है। तो ये सूर्य से रोशनी लेंगे और इससे जो एनर्जी मिलेगी उसे स्टोर करते जाएंगे और उससे ये वायुयान चलेगा। तो ये अपने अहमदाबाद में रुका था एक दिन के लिए, तो इस समय इसलिए पूछ लिया गया था। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत चर्चित था ये उस समय, क्योंकि सौर ऊर्जा की रोशनी से आगे आने वाले समय पे ये बहुत फ्यूचरिस्टिक जो प्लान है, ये अच्छी बात है कि आगे आने वाले समय पे हो सकता है कि बहुत सारे वायुयान जो हैं वो सिर्फ सौर ऊर्जा पे काम कर सकें। तो बहुत अच्छा प्लान है। 140वां सवाल, 35 में राष्ट्रीय खेल में 2015 में राजस्थान ने कितने पदक जीते थे? तो ये आप याद रखना, उसी समय में 18 पदक जीते थे। पूछ सकते हैं, कोई भरोसा नहीं, कुछ भी पूछ सकते हैं। 141वां आसान सवाल है, मैं आपको अपने लेक्चर में करा चुका हूँ। जिस लेक्चर में मैंने आपको बौद्ध धर्म का बताया था, महाजनपदों का बताया था, तो वो उसमें बता दिया ये सारा कुछ। इंडियन हिस्ट्री लेक्चर में, महाजनपदों वाले लेक्चर में ये बहुत अच्छे तरीके से समझा चुका हूँ मैं। किन ग्रंथों में प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों की सूची मिलती है? नीचे दी गई सही कूट कौन कौन से हैं? तो 2 बताए थे मैंने, अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र। तो जहाँ पे भी सेकंड और 4 है वो अपना आंसर हो जाएगा। अगला सवाल 142वां, सत्यकाम जाबाल की कथा जो अनब्याही माँ होने के लांछन को चुनौती देती है, तो ये अपना छांदोग्य उपनिषद से है, छंदोग्य उपनिषद से। ये अपना मैंने आपको वैदिक सभ्यता का पार्ट 3 अभी तक नहीं कराया, जिसमें मैंने वैदिक सभ्यता के साहित्य के बारे में मुझे बताना था। तो उसमें उपनिषद वगैरह जो इंपॉर्टेंट हैं, या ऋग्वेद की जो ऋचाएँ इंपॉर्टेंट है, मैं वो आपको बताऊंगा। तो वो आपको जब मुझे टाइम मिलेगा तब मैं वो करा दूंगा। वो एक कल्चर का हिस्सा हो जाता है साहित्य का, तो उसमें देखते हैं, लेकिन मैं उसका पार्ट 3 अभी बना दूंगा हिस्ट्री में। अगला सवाल 143वां, संस्कृत की निम्न में से कौन सी रचनाओं में महाभारत से अपना कथा सूत्र लिया गया है? तो बहुत सारी रचनाएं जो थी वो बाद में महाभारत से लिखी गई थी। देख, वैसे तो महाभारत जो थे, महाभारत के भी अलग अलग नाम है। शुरुआत में उसे जय संहिता बोलते थे, उसके बाद में उसे महाभारत बोला जाने लगा। तो महाभारत जो है बहुत फेमस है पुराने समय से ही, तो उस पर बहुत सारी कविताएं, बहुत सारी जो है अपनी कथाएं लिख दी गई हैं।
तो उनमें से जो है अपनी ये नैस्थिय चरित्र जो है वो अपनी महाभारत पे लिखित है, किरातार्जुनीय भी अपनी महाभारत पर लिखित है, और अपनी शिशुपाल वध भी महाभारत से रिलेटेड है। लेकिन ये अपने 10 कुमार चरित्र जो है वो महाभारत से रिलेटेड नहीं है, तो इसमें 143 में तीसरा आंसर 1 2 3 वाला सही है। उसके बाद में निम्नलिखित में से सूर्य मंदिरों में कौन सा पाटन गुजरात में है? तो सूर्यों के बहुत सारे मंदिर हैं, उनमें से अपना जो है अपना मोढेरा का जो मंदिर है, मोढेरा का ये अपना पाटन गुजरात में है। देखो कोणार्क में सूर्य मंदिर है जो उड़ीसा में पड़ता है, पुरी जिले में, तो वो कोणार्क का सूर्य मंदिर है। उसके अलावा जो अपना जो कोणार्क का जो सूर्य मंदिर बनवाया था वो राजा नरसिंह देव ने बनवाया था। मोढेरा का जो सूर्य मंदिर है वो गुजरात के पाटन में है और अहमदाबाद से 100 किलोमीटर है। इसका निर्माण भीमदेव सोलंकी ने करवाया था। उसके बाद अगला सवाल चलते हैं 145वां। निम्नलिखित में से कौन सा योग में सुमेलित नहीं है? तो इसमें 4 दिए हुए हैं, तो इनमें से बताना है कौन सा नहीं है। रजिया सुल्तान दिल्ली की थी, बहादुर शाह गुजरात का था, बाज बहादुर मालवा का था, चांद बीबी जो थी वो अवध की नहीं थी। आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए वो कहाँ की थी। उसके बाद में अगला चलते हैं 146वां। नवीं शताब्दी निम्नलिखित में से किसके द्वारा चोल साम्राज्य की नींव डाली गई थी? तो अपनी चोल साम्राज्य की नींव जो थी विजयपाल के द्वारा डाली गई थी। अगला सवाल 147वां। 16वीं सदी में संपन्न महाभारत का फारसी अनुवाद कहलाता है? तो इसे रज्जमनामा नाम से जाना जाता है। महाभारत का अपना फारसी अनुवाद किया गया था। फारसी जो है अपनी इराक ईरान वाला जो क्षेत्र है वहाँ पे बोली जाती थी पुराने समय पे भाषा। ठीक है, तो उसके बाद में अगला सवाल आते हैं। निम्नलिखित में से कौन चिश्ती सिलसिले के संबंध में नहीं है? तो ये यहाँ पे नाम दिए हुए हैं कुछ अपने सूफी संतों के, तो इनमें से कौन चिश्ती संप्रदाय का नहीं है? तो शेख अब्दुल जलानी जो है अपने चिश्ती संप्रदाय के नहीं है, बाकी तीनों चिश्ती संप्रदाय से रिलेटेड हैं। अगला सवाल चलते हैं। ये कुछ इसमें एक्ट दिए हुए हैं, नियम दिए हुए हैं, किसने बनाए? तो इनमें सही सुमेलित नहीं है, यानी जो सुमेलित है वो तो लिख सी है, और कुछ एक में कोई सुमेलित नहीं है तो वो आपको टिक लगा देना है। तो ये तीसरा वाला वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है वो कर्जन के द्वारा नहीं बनाया गया था। बाकी जैसे रिंग फेस की नीति वारेन हेस्टिंग्स सही है, ठगी का दमन विलियम बेंटिक सही है, एल्बर्ट विल रिपन के द्वारा सही है। आप बताइए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जब आया था उस समय भारत के वायसराय कौन थे? कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। बाकी इंडियन हिस्ट्री का मैं क्रैश कोर्स कराने वाला हूँ मॉडर्न हिस्ट्री का, तो उसमें ये सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। तो मैं इसलिए तो बोला था कि 60 से 70% जो है सवाल अपने इंडियन हिस्ट्री के मॉडर्न हिस्ट्री के क्रैश कोर्स से आ जाएंगे। अगला सवाल, निम्न में से निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन दिया गया है और आर दिया गया है। 19वीं सदी के सामाजिक धार्मिक आंदोलनों के कारण भारत का आधुनिकीकरण हुआ। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। 19वीं सदी में सामाजिक धार्मिक आंदोलन आए थे, उनके कारण जो है भारत का आधुनिकीकरण हुआ। यानी सती प्रथा को खत्म करने के लिए राजा राम मोहन राय ने, दयानंद सरस्वती ने, स्वामी विवेकानंद ने, इस तरीके से बहुत सारे, अपने केशव चंद्र सेन ने बहुत सारे सामाजिक और आर्थिक आंदोलन किए थे। उसके बाद में लोगों की सोच बदली और आधुनिकीकरण को अपनाया था। अगला इसका कारण दिया हुआ है कि सामाजिक धार्मिक आंदोलनों के मूल में बुद्धिवाद, हाँ ये सही है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, ये भी सही है। अन्य ऐसे विचार थे जो आधुनिकता को मानते थे, बिल्कुल ये बात भी सही है, और यही बात इसको कथन को सत्य भी कर रहा है, प्रूव भी कर रहा है। तो ए और आर दोनों सही हैं, ए आर की सही व्याख्या करता है। तो इस तरीके से हमने आर एस के एग्जाम का जो 2016 का प्रीलिम्स हुआ था उसके 150 सवाल को सॉल्व कर लिया है। बाकी समझ गए होंगे अपने आरपीएससी वाले जो नशे बहुत सस्ते करते हैं, इनका कोई भरोसा नहीं कब क्या पूछ लें, और उसके बाद में कोई गारंटी भी नहीं आंसर की में क्या मानेंगे। जैसे कि मैंने ये एग्जाम्पल बताया था, ये 126वां। अब इसको बोनस देने का क्या मतलब है? 60% मान ले सकते हैं ना इसमें, तो इसमें बोनस देने की क्या जरूरत पड़ रही है? अब नहीं, बोनस ही नहीं देना था तो पहले 61% करके लिखते, पर नहीं, उन्हें तो नशे करने हैं। बाकी जो है वो सही है, और अपना पार्ट 4 में हम मैथ रीजनिंग के सवाल सॉल्व करेंगे। तो राम राम साहब।